गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 11th क्लास की सबसे महत्वपूर्ण पद पाठ की हम बात कर रहे हैं और वो कविता की परख जो है, इस शीर्षक वाली कविता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। तो इसमें हम प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं और चलिए चलते हैं कि कविता की परख का जो कवि हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं और ये हमारे हिंदी साहित्य में सबसे बड़े योगदान दिए हैं। तो सवाल नंबर 1 पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 कह रहा कविता की परख के उद्देश्य क्या थे। तो इसमें सवाल का जवाब देना है। लेखक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है। इससे उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आचार्य आदि मानवीय भावों का संचार होता है। जो रचना हमारे हृदय को प्रभावित नहीं कर पाए वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कविता कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल कवि जो है वो कहना चाह रहे हैं कि कविता का मुख्य उद्देश्य जो लिखा गया है उसमें आदमी के, मानव के भीतर जो है दया, प्रेम, करुणा, आनंद ये जगाने की है। और जिसमें ये चीज़ नहीं है वो समझिए को कविता हो ही नहीं सकता है, कुछ और रचना हो सकती है। सवाल नंबर 2 हम बात कर रहे हैं, कल्पना किसे कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखना है, जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता की रचना करता है और पाठक उसके मन में ग्रहण करने की जो है वो जागृत मानसिक शक्ति कल्पना करता है, ऐसे कवि को हम लोग जो है ये कल्पना कहते हैं। तो कल्पना का मतलब सोचना है, यानी जो भी कवि लिख रहे हैं वो मानसिक शक्ति से कल्पना करेगा और कल्पना करने के बाद पाठक भी जो है उस चीज़ को अच्छा से पढ़ेगा सोच करके, तो वो कल्पना कहलाएगा। कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिना कल्पना कोई भी व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कविता लिखने के लिए पाठक को और रचना करने वाले दोनों को कल्पना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कविता नहीं लिखा सकता है। सवाल नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, उपमा क्या है। कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, उपमा शब्द उप और ना के संयोग से बना है। उप का अर्थ समीप या और मा का अर्थ मापन से है, अर्थात दोनों भिन्न पदार्थों की समानता दिखाने को ही उपमा कहते हैं। उदाहरण के लिए मुख चांद के समान सुंदर है, उसकी आंखें कमल के समान है। तो इसमें देख रहे हैं मुख चांद के समान है, तो मुख और चांद दोनों दो तरह के शब्द हैं। इनकी समान जो है ये सुंदरता दिखाई गई है, समानता पदार्थों में दिखाई गई है। दूसरा एग्जाम्पल है, उनकी आंख कमल के समान है, तो आंख और कमल दोनों भिन्न पदार्थ हैं, दोनों की समानता दिखाई गई है। तो इस तरह जो है ये कविता के उपमा का प्रयोग वर्णित विषय से संबंधित भावना को तीव्र कराने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मुख से अधिक सुंदर है हो और इसके बाद तीव्र हो, तो इस तरह से इसका प्रयोग शब्दों में किया जाता है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, आंख के लिए मौन, खंजन और कमल की उपमा दी जाती है। इन में क्या क्या समानताएं हैं। तो आंख के उपमा के लिए कवि मीन, खंजर और कमल शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सभी में परस्पर सुंदरता, महकता, कोमलता आदि का संबंध है। जिस प्रकार आंखें की सुंदरता कोमल और छोटी, जिस प्रकार सुंदर, कोमल और छोटी होती है, उसी प्रकार से कमल, मीन और जो है ये होते हैं। तो इस तरह से आपको उसी के समान लिखना है। सवाल नंबर आगे की हम बात करें, मानव ऊंट के पीठ पर घंटा रखा है। इससे अंकित के द्वारा, इस उक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत पंक्तियां में कविता की परख शीर्षक पाठ से ली गई है, जो कि लेखक रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। प्रस्तुत पंक्तियां के माध्यम से लेखक यह कहते हैं कि उपमा सटीक एवं सार्थक होनी चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि उठे बादलों को जो है उसमें होनी चाहिए। सवाल नंबर आगे 6, जो जंतु वन बनु विध्यो पीता वचन मनते नहीं आहो। इस उदाहरण के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, तो इसका इस तरह से आंसर लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई से है। तुलसीदास कहते हैं कि अब लक्ष्मण की शक्ति का बाण लग चुका है, तो राम जी व्याकुल होकर कहते हैं कि यदि मैं जानता कि ऐसा होता तो मैं अपने पिता का वचन कभी नहीं मानता। इस उदाहरण के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि सच्चे कवि को मन में परखी होनी चाहिए और उसे दूसरे के हृदय में व्याकुलता को समझना चाहिए। यह राम के चरित्र का दोषारोपण करना हृदयहीनता और
भाव शून्यता को प्रदर्शित करना होता है। तो इस तरह से इसका इस तरह से लिखना है। सवाल नंबर आगे, वाणी के द्वारा अनुभव के हृदय को भावों पूर्ण व्यंजना होती है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के कविता की परख शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियां के माध्यम से कवि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वाणी ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों को व्यक्त करता है। वास्तव में वाणी की शक्ति कारण ही मनुष्य के अन्य प्राणियों से भिन्न और विशिष्ट होती है। जिन चीजों को हम संकेत और अधिकांशतः अधिक भाषा में इसका जो है ये बोलते हैं या करते हैं तो वो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस 7th का आंसर हो गया। और आप पूरे जो है ये आंसर प्रश्न उत्तर देखें और आप इस तरह से सही से जवाब सवाल लिख सकते हैं। और इस तरह से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। तो इस तरह से आप वीडियो हमेशा मिलते रहता है आपको। 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास की यहाँ वीडियो इसमें डाली जाती है, इसलिए आप हमेशा इसे वॉच करते रहिए और मेरे चैनल को